गुड मॉर्निंग एवरीवन। जूलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव अपने समान स्वयं की संतति या कहीं संतान उत्पन्न करता है। तो ये नई संतान, नए जीव का विकास किस तरह से होता है, कैसे बनता है, कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से संपन्न होती है, इसमें एक नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। इसके बारे में अब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत हम जानेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड ब्रांचेस, यानी जो परिवर्धन जैविकी है, ये परिवर्धन जैविकी क्या होती है, इसका क्या मीनिंग होता है और इसमें किस किस का अध्ययन किया जाता है, कैसे किया जाता है, और साथ ही डेवलपमेंटल बायोलॉजी की कौन-कौन सी ब्रांचेस होती है या शाखाएं होती है, यानी परिवर्धन जैविकी और उसकी शाखाओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है, परिवर्धन जैविकी जो है, यह लाइफ साइंस का एक ब्रांच है, एक शाखा है। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत जो एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है, उस पूरे प्रोसेस को पढ़ा जाता है। यानी एक नए ऑर्गेनिज्म का बनना, उसकी सभी प्रोसेस जो है, उसका अध्ययन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में किया जाता है। कि हम जानते हैं कि अ, जो गेमेटोजेनेसिस के द्वारा, युग्मक जनन के द्वारा युग्मक बनते हैं, शुक्राणु बनता है, अंडाणु बनता है, उनका फिर आपस में फ्यूजन होता है जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद में क्लीवेज होना, फिर अंगों का विकास होना। इस तरह से पूरा जो ये डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, ये सभी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का इसके अंतर्गत, या कहें विज्ञान की वह शाखा जिसमें एक नए जीव का विकास का अध्ययन किया जाता है, नए जीव के निर्माण की प्रोसेस है, उसका विकास का अध्ययन किया जाता है, उसे हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहेंगे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी को इससे पूर्व में एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान समय में भी हम इसे एम्ब्रियोलॉजी, बहुत सी जगह इस शब्द का उपयोग होता है कि एम्ब्रियोलॉजी। तो हम बात करें यदि एम्ब्रियोलॉजी की, कि एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, तो एम्ब्रियोलॉजी जैसा कि इसके शब्द से ही इसका अर्थ जाता है, यानी ये शब्द जो है, एम्ब्रियोलॉजी शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एम्ब्रियो और एम्ब्रियोलॉजी। यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, या कहें स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज, ये एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। यानी इस एम्ब्रियोलॉजी शब्द का अर्थ ये होता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सिर्फ भ्रूणों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, उसके अंतर्गत सिर्फ एम्ब्रियोज की स्टडी नहीं की जाती है। यानी उसमें एम्ब्रियो कैसे बनता है, यानी गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, उसके बाद में क्लीवेज, है ना, उसके बाद में कैसे जीव का जन्म होता है, जन्म के बाद में जो डेवलपमेंट की जो स्टेज होती है, इन सभी प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। इस कारण से जो एम्ब्रियोलॉजी शब्द है, ये इसका जो मीनिंग है थोड़ा अधूरा लगता है। जिसमें कि सिर्फ एम्ब्रियो की स्टडी हो, वो एम्ब्रियोलॉजी होती है। इस कारण से विज्ञान की इस शाखा को, यानी जिसमें पूरे जीव का डेवलपमेंट और उसके डेवलपमेंट के बाद की जो अवस्थाएं होती है, नए जीव का जन्म होना, उसका बनना, उसका निर्माण होना, उसके बाद की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इस कारण से वर्तमान समय में एम्ब्रियोलॉजी शब्द की जगह डेवलपमेंटल बायोलॉजी का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत, यानी ये बायोलॉजी की एक शाखा है जिसे वर्तमान में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी हम कहेंगे। इसके अंतर्गत जो एम्ब्रियोज होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, उनकी अलग अलग स्टेज की स्टडी है वो की जाती है। यानी गेमेटोजेनेसिस के बाद में फर्टिलाइजेशन के द्वारा जब जाइगोट बनता है, जाइगोट में क्लीवेज प्रारंभ होता है, उसके बाद में
वो संरचना एम्ब्रियोज का रूप ले लेती है, भ्रूणों का रूप ले लेती है, और इस एम्ब्रियो का समय के साथ साथ इसमें अलग अलग स्टेज आती है, तो इनका अध्ययन है वो एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। जिस तरह से इस चित्र में दिखाई दे रहा है आपको कि समय के हिसाब से जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण है, वो किस तरह से उसमें डेवलपमेंट है वो चल रहा है। इस चित्र में आप देखिए किस तरह से यहाँ जाइगोट सेल को दिखाया गया है। फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है, उसमें फिर क्लीवेज प्रारंभ होता है, और क्लीवेज के बाद में जब ब्लास्टुला, उसके बाद में ये संरचना एम्ब्रियो का रूप ले लेती है, भ्रूण का रूप ले लेती है, और धीरे धीरे ये एम्ब्रियो डेवलप होता जाता है और अंत में एक नए ऑर्गेनिज्म या नए जीव का रूप ले लेता है। उसके बाद में उसका जन्म होता है, और जन्म के बाद में उसका किस किस तरह से आगे का डेवलपमेंट होता है, ये सभी पूरी स्टडी है वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में की जाती है। अब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन सी शाखाएं इसमें आती है। इसके अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल जेनेटिक्स, केमिकल एम्ब्रियोलॉजी, टेरेटोलॉजी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, यानी इतनी शाखाएं ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत होती है। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा बेसिक जो जानकारी है वो हम देखेंगे। जैसा कि जो डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी होती है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो सबसे प्रारंभ में, शुरुआत में जब एम्ब्रियो की स्टडी होती थी, एम्ब्रियो में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, एम्ब्रियो किस तरह से ग्रोथ करता है, उसका आकार कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसका विकास कैसे हो रहा है, ये सब जो स्टडी की जाती थी साइंटिस्ट के द्वारा, तो उस पूरे सब पूरे विवरण का उसका डिस्क्रिप्शन होता था, या कहें उसका लिखित में उसका वर्णन किया जाता था। विज्ञान की वह शाखा, या हम ये भी कह सकते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी की वह शाखा जिसमें भ्रूण से संबंधित विवरण को लिखा जाता है या उसका वर्णन किया जाता है, वो ब्रांच डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। यानी इसके अंतर्गत जैसा कि फादर ऑफ जो एम्ब्रियोलॉजी है वो अरस्तु को माना गया है, तो अरस्तु ने भी क्या है कि शुरुआत में जो जानकारियां या अपना जो रिसर्च लिखा था वो भी किसमें आता है, डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इस तरह से डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत एम्ब्रियो से संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती है, उसके डेवलपमेंट से संबंधित जो विवरण होता है, उसके आकार, उसकी आकृति, उसकी वृद्धि, ये सब जो है उसका जो सारा जो विवरण है उसको लिखित रूप में तैयार करना, उसको उसका वर्णन करना, ये डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी में आता है। डिस्क्रिप्शन करना ये डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी तुलनात्मक भ्रूणिकी, या हम कहें इसको कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। यानी सबसे पहले तो क्या है कि एम्ब्रियो का डिस्क्रिप्शन किया जाता था। प्रारंभ में एम्ब्रियो से संबंधित जानकारी इकट्ठी करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्क्रिप्शन प्रारंभ किया, वो डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी थी। उसके बाद में साइंटिस्ट ने क्या करना प्रारंभ कर दिया, जो अलग अलग जो एम्ब्रियोज थे उनमें कंपैरिजन प्रारंभ कर दिया, उनमें तुलना करना प्रारंभ कर दिया, तो ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी या कहें एम्ब्रियोलॉजी की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें विभिन्न जातियों के या विभिन्न जीवों के एम्ब्रियोज की तुलना की जाती हो, उनमें कंपैरिजन किया जाता हो, वो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग एनिमल्स के जो एम्ब्रियो होते हैं उनमें बहुत अधिक अंतर होता है ना, उनकी आकार में, आकृति में, रंग में, शेप में, इस तरह से उनमें अनेक टाइप्स के उनमें जो है वो अंतर हो सकते हैं। तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि जो अलग अलग जो एम्ब्रियोज होते हैं
उनके आकार में, उनकी आकृति में, उनकी लंबाई में, उनके कलर में, उनकी शेप में जो अंतर है, जो डिफरेंस है, जो उसका जो अलग से डिफरेंस करना, वो क्या है कि कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये तुलनात्मक भ्रूणिकी कहलाती है। इसके बाद में डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, कंपैरेटिव, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद में एक है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, इससे पहले हम ये देखेंगे, जैसा कि इस चित्र में आप देखिए कि जो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी है, अब हम इसके अंदर हम अलग-अलग जो डिफरेंट जो एम्ब्रियोज होते हैं, उनमें हम तुलना करते हैं, उनको हम उनका कंपैरिजन होता है। जैसे कि इस चित्र में देखिए एम्फीबियंस का एम्ब्रियो दिखाया गया है, इसमें बर्ड्स का एम्ब्रियो दिखाया गया है, इसमें मंकी का एम्ब्रियो दिखाया गया है, इसमें ह्यूमन का एम्ब्रियो दिखाया गया है। इस तरह से इनके जो एम्ब्रियो होते हैं, इन एम्ब्रियो में तुलना करना, इनके आकार में, आकृति में, रंग में, लंबाई में, इनके वेट में, वजन में, किसी तरह भी तुलना करना, ये क्या है, ये कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। इस चित्र में देखिए आप अलग-अलग एनिमल्स के जो एम्ब्रियो हैं, ये फिश का एम्ब्रियो दिखाया गया है, ये सैलामेंडर का जो एम्ब्रियो है उसको दिखाया गया है, टॉर्टोइज का एम्ब्रियो है, ये चिक, और ये रैबिट का एम्ब्रियो है, ये मानव का एम्ब्रियो है। तो कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत जो अलग-अलग जीवों के जो एम्ब्रियो होते हैं, उनमें तुलना की जाती है कि किसी जीव का जो एम्ब्रियो है वो कितना लंबा है, दूसरे का कितना लंबा है, क्या कलर है, क्या आकृति है, क्या शेप है, क्या वजन है। ये जो कंपैरिजन है, ये आता है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद में आता है एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी, यानी डेवलपमेंटल बायोलॉजी की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें एम्ब्रियो से संबंधित या एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित विभिन्न प्रकार के फैक्ट को, सिद्धांतों को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, या यूं कहें कि एम्ब्रियो के या एम्ब्रियो के ऊपर या एम्ब्रियो से संबंधित जो प्रयोग किए गए हैं साइंटिस्ट के द्वारा, वो सभी एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। यानी बहुत से साइंटिस्ट ने क्या है कि एम्ब्रियोज के ऊपर अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए हैं, प्रयोग किए हैं। उन उनकी विभिन्न प्रकार की उनकी संरचनाओं को समझना, उनके विकास को समझना, उनकी प्रोसेस को समझना, उसके ऊपर अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए गए हैं। तो उसी में एक प्रयोग है, जैसे कि विल्हेम ब्रूक का जो प्रयोग है, इसी प्रकार स्पीमेन का जो प्रयोग था, ये सब किसमें आते हैं, ये एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। यानी जिसके अंतर्गत हम प्रयोग के द्वारा एम्ब्रियोलॉजी के जो सिद्धांत हैं, एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत जो प्रोसेस है, जो मेथड है, जो विधियां हैं, डेवलपमेंट की जो विधियां हैं, उसे समझने के लिए जो एक्सपेरिमेंट या प्रयोग किए जाते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार एक ब्रांच है डेवलपमेंटल जेनेटिक्स। डेवलपमेंटल जेनेटिक्स यानी जब नए जीव का जब डेवलपमेंट होता है, जब भ्रूण का जब विकास होता है, तो उसमें क्या है कि एक के बाद एक अगली जो अवस्था है, अगली जो स्टेज है, वो अपने आप आती है। तो ये किस तरह से आती है, यानी जो एनिमल का जो नए ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है, उसे जीन है वो कंट्रोल करता है। तो जीन किस तरह से कंट्रोल करता है, एक अवस्था के बाद में अगली अवस्था अपने आप आती है स्टेप बाय स्टेप, तो जीन किस तरह से कंट्रोल करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, इसकी स्टडी डेवलपमेंटल जेनेटिक्स में की जाती है। हम जानते हैं कि गेमेटोजेनेसिस के बाद में जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके बाद में जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद में क्या है, जाइगोट बनने के बाद में उसमें क्लीवेज प्रारंभ होगा, जैसे कि 2 कोशिकीय एम्ब्रियो बनेगा, फिर 2 से 4 सेल होगी, 4 से 8 सेल होगी, 8 से 16 सेल, इस तरह से बाद में ब्लास्टुला बन जाएगा। ब्लास्टुला के बाद में गेस्टुला अवस्था आती है। तो इस तरह से ये एक के बाद एक अवस्थाएं आती रहती है। तो इन सभी अवस्थाओं को जीन है वो कंट्रोल करता है। तो जीन किस तरह से कंट्रोल करता है, उसका क्या मेथड है, कौन कौन से सिद्धांत है, इसकी स्टडी डेवलपमेंटल जेनेटिक्स के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद में एक ब्रांच आती है केमिकल एम्ब्रियोलॉजी। केमिकल एम्ब्रियोलॉजी यानी जब हम एम्ब्रियो की जो उसका जो डेवलपमेंट है, उसका हम यदि बायोकेमिकल रूप से उसकी स्टडी की जाए, जो एम्ब्रियो का उसकी बायोकेमिस्ट्री पढ़ी जाए,
एम्ब्रियो के विभिन्न प्रकार के उसके प्रोसेस को समझने के लिए, एम्ब्रियो को समझने के लिए उसकी संरचना को, उसकी आकृति को, ना उसकी वृद्धि को, किस तरह से वृद्धि हो रही है, तो यदि हम उसकी बायोकेमिस्ट्री उसकी समझें तो ये केमिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आती है। यानी एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो भ्रूणों की हम स्टडी करते हैं, उन भ्रूणों का यदि हम उनकी बायोकेमिकल लेवल पर उनकी स्टडी की जाए तो वो केमिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार एक आती है एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी, जिसे हम मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी भी हम इसे कहते हैं। एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है कि एम्ब्रियोलॉजी से संबंधित जो कॉन्सेप्ट हैं, जो थ्योरीज हैं, उनका आज आधुनिक समय में उनके साथ में उनको समझना, ये मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है। उसके बाद में एक है टेरोटोलॉजी या विरूप विज्ञान, विरूपता विज्ञान। हम जानते हैं कि डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है तो उसका जन्म हो जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म, नया जीव है वो उत्पन्न होता है। तो अनेक बार क्या है कि डेवलपमेंट में असामान्यताएं आ जाती है, अनेक जो जीव हैं वो असामान्य डेवलप होते हैं, असामान्य रूप से उत्पन्न होते हैं, तो ये विरूपता कहलाती है। तो ये विरूपता क्यों आती है, विरूपता किस प्रकार की होती है, विरूपता किस कारण आती है, ये सभी, इन सभी तथ्यों की जो स्टडी है वो टेरोटोलॉजी में की जाती है। टेरोटोलॉजी का मतलब होता है विरूप विज्ञान या विरूपता विज्ञान। यानी इसके अंतर्गत जब एम्ब्रियो का, किसी जीव का, ऑर्गेनिज्म का जब अबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है तो अबनॉर्मल डेवलपमेंट के कारण उसमें जो कमियां आती है, जो विरूपता आ जाती है, उसकी स्टडी हम टेरोटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इस चित्र में आप देखिए अनेक प्रकार की इसमें अबनॉर्मल डेवलपमेंट के कारण विरूपता आपको दिखाई दे रही है। इस चित्र में देखिए आप, और इसमें देखिए आप, ये अनेक प्रकार के इनमें अबनॉर्मलिटीज दिखाई दे रही है आपको। यहाँ देखिए आप, इसमें देखिए आप, यहाँ फिंगर है वो 5 की बजाय 6 दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है सारा, ये अबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है। ये देखिए, ये भी अबनॉर्मल डेवलपमेंट है, ये भी एक प्रकार का अबनॉर्मल डेवलपमेंट है, यह भी अबनॉर्मल डेवलपमेंट है। इस तरह से एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत, या कहें एम्ब्रियोलॉजी की, डेवलपमेंट बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें असामान्य जो डेवलपमेंट होता है, असामान्य जो संरचनाएं आ जाती है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान, अबनॉर्मल डेवलपमेंट जब होता है, अबनॉर्मल डेवलपमेंट के दौरान जीव में, उस नए जीव में जो विरूपताएं आती है, उनकी स्टडी टेरोटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। उसके बाद में एक ब्रांच और है जिसे हम रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी कहेंगे। रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंतर्गत प्रजनन से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो मेथड्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनकी स्टडी की जाती है। जैसे कि वर्तमान समय में जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है या टेस्ट ट्यूब बेबी जो कॉन्सेप्ट है, इनकी स्टडी भी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में की जाती है। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन से संबंधित जो अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी, उनका भी रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंतर्गत है वो स्टडी की जाती है। साथ ही साथ जो गर्भ निरोधन है उसके ऊपर भी इस ब्रांच के अंतर्गत काम कार्य है वो चल रहा है। इस तरह से आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि जो एम्ब्रियोज होते हैं, एम्ब्रियोज की स्टडी है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत एक नए ऑर्गेनिज्म के संपूर्ण डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है। तो इस कारण से वर्तमान समय में एम्ब्रियोलॉजी शब्द जो है अधूरा होता है, अधूरा प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ एम्ब्रियो की स्टडी ऐसा प्रतीत होता है, जबकि इसके अंतर्गत हम एक नए ऑर्गेनिज्म का संपूर्ण डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हम इसमें पढ़ते हैं। इस कारण आजकल एम्ब्रियोलॉजी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। और इसकी जो ब्रांचेज होती है, अनेक प्रकार की इसमें ब्रांचेज या शाखाएं होती है। डिस्क्रिप्टिव एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें डिस्क्रिप्शन या वर्णन किया जाता है। कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत अनेक प्रकार के जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें कंपैरिजन, तुलना की जाती है। एक्सपेरिमेंटल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत डेवलपमेंटल बायोलॉजी में किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो प्रयोग हैं, वो इसमें आते हैं।
एनालिटिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या है कि जो एम्ब्रियोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट है, जो सिद्धांत हैं, उनको हम मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है या जो मॉडर्न जो समय है उसके साथ में उसको हम कंपेयर करते हैं और उसके साथ मॉडर्न समय के अनुसार उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। डेवलपमेंटल जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या है कि डेवलपमेंट के दौरान स्टेप बाय स्टेप जो अगली अवस्थाएं आती जाती है, किस तरह से आती है, जीन किस तरह से उनको कंट्रोल करता है, तो जेनिक कंट्रोल है वो डेवलपमेंटल जेनेटिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत जब एम्ब्रियोज से संबंधित जो बायोकेमिकल हैं, जो एम्ब्रियोज की बायोकेमिस्ट्री की स्टडी है वो केमिकल एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा एम्ब्रियोज में आने वाली विभिन्न प्रकार की जो विरूपताएं हैं उनकी स्टडी हम टेरेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और प्रजनन से संबंधित अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, अनेक प्रकार की जो विधियां हैं और अनेक जो इससे संबंधित जो मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है, भले ही इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो या टेस्ट ट्यूब बेबी हो, ये सब चीजें रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी के अंतर्गत आती है। इस तरह से डेवलपमेंटल बायोलॉजी की ये अनेक ये शाखाएं हैं जिसमें कि डेवलपमेंट, नए ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट से संबंधित कॉन्सेप्ट की स्टडी की जाती है। थैंक यू।